बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। मैंने पिछले वीडियो में देखा कि आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, उस पर कमेंट्स किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मुझे हौसला मिलेगा और मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपको बनाऊंगा और आपके सामने अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ही मेरे हौसला है और आप मुझे हौसला देंगे तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों के सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये उर्दू के 37 लेटर्स है। अब ये लेटर्स बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होगा, बहुत सारे बच्चे इसे अच्छे से जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसे इस बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं होती है और जानकारी नहीं होंगी उन्हें। मैं कोशिश करूँगा कि उन बच्चों को भी अपने साथ ले लूँ और मैं जब सिलेबस शुरू करूँ तो मेरे सिलेबस को वो बच्चे भी समझ पाएँ। मेरी इन बातों को आप समझ गए होंगे कि मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपके वो साथी भी पढ़ें जो पीछे छूटे रह जाएंगे, जिसे समझ में नहीं आएगा अगर मैं बग़ैर इसके शुरू कर दूँगा। मैंने अपने बहुत सारे साथियों को देखा, अच्छे से अलिफ से लेकर या तक हर्फ को पहचानना आता है, लेकिन कुछ साथियों को देखा जो इसे पहचानते भी नहीं। मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आपके सामने एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं उर्दू के लेटर्स की पहचान करा दूं। चलिए मैं इस शेर के साथ अपने क्लास को शुरू करता हूं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। शीशे तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, अरे शीशे तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग बहुत सारे मुसलमान हैं, उनमें से 99% लोगों को ये हर्फ पता होगा। 1% ही उम्मीद है जो बहुत ही जाहिल लोग होंगे, इन्हें माँ बाप ने बचपन में अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं पढ़ा पाए होंगे, उसे ही नहीं पता होगा ये कौन सा हर्फ है। दोस्तों, ये अलिफ है। इसमें कुछ छूट गया था, मैं उसको पूरा कर दिया हूँ। ये अलिफ एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा हर्फ है, इस हर्फ के आगे कोई हर्फ नहीं जुड़ सकता है। इस हर्फ के आगे कोई हर्फ नहीं जुड़ सकता है, लेकिन इस हर्फ से पहले बहुत सारे लफ्ज़ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा था, ये अलिफ ऐसा हर्फ है जिससे पहले कोई हर्फ जुड़ सकता है, लेकिन इसके बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ेगा। शायद आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बा लिख दिए हैं, ये बा के बाद अलिफ आया है, लेकिन अगर कोई आदमी कहे मैं पहले अलिफ को लिख दूं फिर उसके बाद इसे जोड़ दूं, मतलब ये गलत हो जाएगा। मतलब अलिफ के आगे कोई हर्फ नहीं जोड़ता है। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करता हूँ बा के बारे में। बा एक ऐसा लेटर है जिसके आगे पीछे कोई भी हर्फ जुड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर माबूद, इसमें बा बीच में आ गया है,
मतलब ये बा आगे पीछे किसी भी हर्फ के आगे पीछे जुड़ सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बा किस किस तरह से उर्दू में इस्तेमाल होता है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो बच्चों को समझ में नहीं इसलिए नहीं आती है क्योंकि उर्दू में लेटर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते कौन कौन सा हर्फ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चीज़ों को डिक्लेयर कर दूं और बच्चों को समझा दूं, मैं अपने साथियों को समझा दूं। अगर कोई लकीर है, इस लकीर के नीचे एक नुक्ता है तो आप समझ जाइए वो बा है। अगर कोई एक सोसा है, इस सोसा के नीचे भी एक नुक्ता है तो आप समझ जाइए कि वो बा है। ये बा के टाइप्स होते हैं, बा इसी तरीके से बीच बीच में उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करते हैं पा की। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये अरबी में अलिफ बा ता सा इस तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं उर्दू ज़ुबान की, उर्दू ज़ुबान में माहिरीन ने इसे अलिफ बे पे ते टे इस तरीके से पढ़ने का हुक्म दिया है, लिपि को, फ़ारसी लिपि को। मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। बात करें अब पा की। पा की जिस तरीके से हमने बा की बात की है, ठीक उसी तरीके से पा के ऊपर भी वही बात फिट बैठती है। अब बात करें ते की, तो ते के बारे में भी यही ख्याल है माहिरीन का। ठीक उसी तरीके से टे के बारे में भी लोग यही कहते हैं और माहिरीन ने इसे इसी तरीके से इस्तेमाल करने को कहा है। मतलब लगातार आपको कुछ ऐसे हर्फ मिल रहे होंगे जिसका इस्तेमाल उर्दू में इसी तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं एक नए शेप के लेटर, एक नए शब्द शेप के अक्षर जीम के बारे में। जीम को उर्दू में दो तीन तरीके से लिखा जाता है। जीम को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब उर्दू में इस रूप में भी इस्तेमाल होता है, इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। बात करें चे की, ठीक उसी तरीके से मैंने अभी जीम के बारे में जिस तरीके से कहा, इसी तरीके से चे पर भी ठीक इसी तरीके से फिट बैठेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको है के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है एक ऐसा हर्फ है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है। अभी आपने जो भी हर्फ देखे हैं अलिफ से लेकर है तक में, दो ही हर्फ आपको ऐसा मिला है जिसमें नुक्ता नहीं है, अलिफ एक है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसमें नुक्ता नहीं देंगे तो ये है बन जाएगा, और यहाँ पर भी आप नुक्ता नहीं देंगे तो ये है बन जाएगा। अब आप बात करें खे की। खे के बारे में ठीक उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपने जीम के बारे में देखा, है के बारे में देखा। अब हम बात करें एक नए शेप के लेटर दाल की। तो दाल भी एक ऐसा हर्फ है जिसके आगे लफ्ज़ जुड़ा हुआ हो सकता है, नहीं दाल से पहले कोई हर्फ जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन दाल के बाद हम किसी हर्फ को नहीं जोड़ सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे बद, ये बद वर्ड जो लिखे हैं इसका मतलब होता है बुरा। ये बद, ये बा है। मैंने अभी फ़ौरन आपको समझाया कि बा एक ऐसा हर्फ है जिसे एक जिसके नीचे एक नुक्ता देकर इसे समझा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से ये अभी मैंने ये दाल लिखा, इस दाल से पहले बा आया है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि इस दाल के बाद कोई हर्फ दाल में जुड़ नहीं सकता है। आगे आ सकता है अलग से अलिफ, मान लीजिए अलिफ दे सकते हैं, ये दा हो गया, लेकिन इसके आगे कोई हर्फ जुड़ नहीं सकता है। आप चाहें इस तरीके से लिखने का तो ये मतलब गलत हो जाएगा, ये जुड़ नहीं पाएगा। बात करें हम दाल की, ठीक इसी तरीके से मैंने जिस तरीके से अभी दाल को समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, ठीक उसी तरीके से दाल पर भी यही बात फिट बैठेगी और जाल पर भी इसी तरीके से बात आएगी। अब हम बात करें रे की। रे एक ऐसा हर्फ है जिसके पीछे से हर्फ जुड़ सकता है। बर, बर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है सूखा। बर का मतलब है सूखा, अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है सूखा। मतलब आपने अभी देखा कि बा, रा से पहले बा जुड़ गया है, रा से आपने देखा कि रा से पहले बा जुड़ गया है, लेकिन रा के बाद कोई हर्फ जुड़ नहीं सकता। ठीक इसी तरीके से रे पर भी यही बात फिट बैठेगी। रे का लफ्ज़ थोड़ा सा आप लोगों को रे बोलने में कठिन लगेगी, लेकिन मैंने इसे लिख दिया है कि इसे उर्दू के रो वर्ड से लिखा जाता है, रो लेटर से लिखा जाता है, इसलिए इसे इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। रे भी एक ऐसा वर्ड है जो रे भी एक ऐसा लेटर है। अभी मैंने बा के बारे में जिस तरीके से बात की, रे के बारे में जिस तरीके से बात की, ठीक उसी तरीके रे पर भी यही बात फिट बैठेगी। अब हम बात करते हैं जे की। जे एक ऐसा लेटर है जिसको बोलने में सख्ती होती है। जा, जे, जाहिद, जमाना, ऐसा ही कुछ वर्ड है जिसको जे से लिखा जाता है। अब कोई आदमी जाहिल लिखे तो वो जीम से होता है, अगर कोई जाहिल वर्ड को कोई जे से लिखे तो वो वर्ड ही गलत हो जाएगा, उसका कोई अलग ही मतलब निकल जाएगा। अब हम बात करें जे की। जे, 3 नुक्ता वाला जे, ये एक ऐसा लफ्ज़, ये एक ऐसा लेटर है जो उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लेटर फ़ारसी ज़ुबान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इस लेटर की बात, इस वर्ड की बात नहीं, इस लेटर की बात नहीं करेंगे। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं सीन की। सीन एक ऐसा लेटर है जिसके आगे पीछे कोई भी हर्फ जुड़ सकता है। अभी आपने देखा असअद, ये असअद ऐसा वर्ड है जो नाउन है, इसम है, किसी का नाम होता है, इसके बाद आइन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हम एक और एग्जांपल देते हैं जो सीन किसी और हर्फ से पहले जुड़ा हुआ, बस किसी काम को रोक देना ही बस कहते हैं। आप समझ गए होंगे ये सीन का भी इस्तेमाल किस तरीके से होता है। अब हम बात करें शीन की। अब हम शीन की जब बात करेंगे तो शीन का भी वही हाल है जिस तरीके से आपने अभी सीन का देखा। अब बात रही शीन की, हमने शीन में एक भी सोसा नहीं दिया है, इसे डायरेक्ट इस तरीके से खींच दिया है। अगर हम उर्दू में भी कोई वर्ड बनाएंगे, अगर हमको सीन लिखना है तो हम यही रूल को अपना सकते हैं, लेकिन नुक्ते की गुंजाइश है। मतलब नुक्ता इस सीन को लिखने में अगर हम चाहें ऐसे लिखें तो नुक्ता नहीं देंगे, अगर शीन को लिखना होगा तो शीन के लिखने की ज़रूरत आएगी तो हमें इसमें नुक्ता देना पड़ेगा।
ये शब्बीर लिखा हुआ है जो किसी का नाउन है, किसी का नाम होता है, किसी इंसान का नाम होता है। अब हम बात करें स्वाद की। स्वाद भी एक ऐसा लेटर है जिससे आगे, जिससे पहले कोई भी हर्फ जुड़ सकता है। हम देखते हैं सा लेटर जोड़ने की। समद, समद एक नाउन है, किसी आदमी का नाम होता है, जबकि ये नाम ऐसा है जो अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है। समद, समद से पहले भी कोई हर्फ जुड़ सकता है, उसके बाद भी। अभी मैंने दिखाया कि इस समद के बाद मीम आकर जुड़ गया है। अब मैं इससे पहले कोई हर्फ को जोड़ने वाली मिसाल खोज रहा हूँ। नसर, नसर भी कोई आदमी का नाम होता है। अब हम बात करें ज़ाद की। ज़ाद की भी वही मिसाल है जिस तरीके से आपने साद को देखा, सिर्फ फ़र्क बस नुक्ते की है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें सिर्फ एक नुक्ते की वजह से वर्ड में चेंजिंग आ जाती है, वर्ड को अलग मान लिया जाता है, वर्ड में भी चेंजिंग आ जाती है और उसके लेटर्स में भी चेंजिंग आ जाती है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं समझ में आया आपको ये बात तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। एक मरतबा नहीं समझ में आया, 2 मरतबे देखिए, 3 मरतबे देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं आपका भाई, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने उन बिछड़े हुए साथियों को भी अपने साथ लूँ जिसे कुछ नहीं आता है, अलिफ से लेकर या तक के हर्फ को पहचानना भी नहीं आता है। मैं इसलिए ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी कुछ सीख ले। नहीं तो वो बच्चे, वो मेरे साथी मायूस हो जाते हैं, उसे कुछ नहीं आता है, वो इसी गलतफहमी में रह जाते हैं और उसे उर्दू में अच्छे से अच्छे नंबर नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं त्वा की। अब हम बात करते हैं त्वा की। त्वा भी ठीक उसी तरीके से वैसा वर्ड है, वैसा ही लेटर है जिसके आगे या पीछे कोई भी हर्फ जुड़ सकता है। बत, ये मतलब बा से पहले, त्वा से पहले कोई लेटर जुड़ गया है। ठीक उसी तरीके से अब हम बात करते हैं इसके बाद कोई हर्फ जुड़ने का। ताहिर, ये भी किसी का नाउन है, मतलब यही कि त्वा से आगे, पहले या बाद कोई भी हर्फ जुड़ सकता है। अब हम बात करें ज़ा की। ज़ा पर भी वही मिसाल फिट बैठेगा जिस तरीके से अभी हमने त्वा पर ता को समझाया, बस फ़र्क है तो नुक्ते की। अब हम बात करें आइन की। आइन एक ऐसा लेटर है जो बच्चे को बीच में लिखा होता है तो बच्चे को समझने में दुश्वारी होती है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो भी साथी पढ़ेंगे वो समझ जाए। आइन एक ऐसा लेटर है, ठीक जिस तरीके से अभी हमने जिस तरीके से त्वा की बात की, ज़ा की बात की, इससे आगे या पहले कोई भी हर्फ जुड़ सकता है। ठीक वही बात है कि आइन से भी पहले या आगे कोई हर्फ जुड़ सकता है। जिस तरीके से अभी मैंने मिसाल दिया कुछ देर पहले माबूद की। किसी का नाम अगर आमिर है, उसमें आइन अलिफ के बाद जुड़ गया, अलिफ मतलब आइन के बाद अलिफ जुड़ गया। ठीक अगर किसी का नाम असअद है तो आइन बीच में आ गया, मतलब यही हुआ कि ये आइन का एक और शक्ल होता है, ये आइन का एक और शक्ल होता है जिसे हम, ये शक्ल होता है। आप आसानी से समझ गए होंगे आइन का ये शक्ल होता है। अगर आप इसी पर सिर्फ एक नुक्ता दे दें, ये पूरा
इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। ये आइन पर एक नुक्ता दे दें तो ये गैन हो जाएगा, ये आमिर लिखा हुआ वर्ड गामिर हो जाएगा, ये असअद लिखा हुआ वर्ड असगद हो जाएगा, ये असअद लिखा हुआ वर्ड असगद हो जाएगा। अब हम बात करें फे की। फे और काफ, फे और काफ ये दोनों भाई है, एक के पास एक नुक्ता है, एक के पास दो नुक्ता है। आप मेरे बातों से समझ रहे होंगे कि फा और काफ ये दोनों एक ही जैसे लिखा जाता है, एक ही तरीके से लिखा जाता है। जिस तरीके से अभी हमने बहुत सारे लेटर्स को देखा है, बा, बे, पे, ते, टे, इन सबों को एक ही तरह से लिखा गया है, लेकिन चेंजिंग है तो सिर्फ नुक्ते की, सिर्फ पॉइंट की, बिंदु की। अब हम बात करते हैं फे की। तो फे एक ऐसा हर्फ है जिसके आगे भी कोई हर्फ जुड़ सकता है, उससे पीछे भी कोई हर्फ जुड़ सकता है। फायदा, ये फायदा में फे के बाद अलिफ है, ये जुड़ गया है। अब हम कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जिसमें फायदा बीच में हो। मफाद, मफाद एक ऐसा वर्ड है जो फायदा से ही निकला हुआ वर्ड है, फायदे से ही रिलेटेड भी इसका भी कोई मतलब है, मफाद। अब हम बात करें काफ की, ठीक जिस तरीके से अभी मैंने फा की बात की, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी बैठेगा। यहाँ पर सिर्फ हम दो नुक्ता लगाएंगे, ये काफ बन जाएगा, नुक्ता हम हटाएंगे, एक नुक्ता लगाएंगे, वो फा बन जाएगा। कातिल, कत्ल करने वाला। बकरा, कुरान में सबसे बड़ी सूरह जो कुरान की है वो सूरह बकरा है, इसलिए मैंने काफ का इस्तेमाल भी आपको बता दिया। काफ भी बीच में इस्तेमाल हो जाता है, किसी भी काफ से पहले कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर जुड़ सकता है, उसके आगे भी कोई लेटर जुड़ सकता है। ठीक इसी तरीके से काफ भी एक ऐसा लेटर है जिसके पहले भी कोई हर्फ जुड़ सकता है, उसके बाद भी कोई हर्फ जुड़ सकता है। इसकी मिसाल को हम देख लेते हैं। काफिर, काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। जैसे मैंने कह दिया कि इस दुनिया में धुआं नहीं है, तो मैं धुआं के हिसाब से मैं काफिर हुआ। मतलब धुआं लोग मुझे कह सकते हैं कि ये धुआं के हिसाब से ये काफिर है, धुआं के हिसाब से ये काफिर है, क्योंकि ये धुआं का इनकार कर रहा है। काफिर वर्ड का मतलब ही है इनकार करने वाला। जैसे अगर कोई दूसरे धर्म के लोग इस्लाम पर यकीन नहीं करते हैं तो मतलब वो काफिर हुए। अगर हम किसी धर्म पर यकीन नहीं करते हैं, सिर्फ इस्लाम पर यकीन करते हैं, इस्लामिक बातों को मानते हैं, इस्लामिक संस्कृति पर ही विश्वास करते हैं, तो हम हिंदू भाइयों के लिए काफिर हो गए। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि काफिर वर्ड का मतलब है इनकार करने वाला। ये ना कोई गाली है, ना कोई ऐसी बात है जिससे किसी को तकलीफ हो। अब हम लाम एक ऐसा लेटर है जिसके आगे या पीछे कोई भी हर्फ जुड़ सकता है। मिलो, मिलना जुलना, मिलो, तो मतलब ये अभी आपने देखा कि मीम के बाद लाम जुड़ गया है। अब हम देखते हैं, अब मैंने इससे पहले शुरू में समझाया कि अलिफ के आगे कोई हर्फ नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर आपको लगे कोई हर्फ जुड़ा हुआ है तो मतलब वो अलिफ नहीं है, वो लाम है, उसको लाम पढ़ा जाएगा। जैसे अभी हमने मिलो पढ़ा, उसमें लाम से पहले मीम आया और
लाम के बाद वाव आया, मतलब आगे और पीछे दोनों आपको क्लियर हो गया। इसमें हम बात करें मीम की, तो मीम में अभी आपने मिलो को देखा, तो मीम के बाद भी कोई हर्फ जुड़ सकता है, मीम से पहले भी कोई हर्फ जुड़ सकता है। बम, एटम बम, परमाणु बम, जो भी बम हो इस दुनिया में, वही बम को अगर लिखेंगे तो उससे पहले बा को लगाना होगा। और मैंने अभी बा को समझाने की कोशिश की थी कि बा के नीचे एक नुक्ता हो, बा का शेप अगर किसी भी तरह से हो, उसके नीचे एक नुक्ता हो तो वो बा होगा। अब हम बात करें नून की, नून को भी आप इसी तरह के शेप में से समझ लीजिए कि अगर किसी भी लकीर के ऊपर एक नुक्ता हो, लकीर के ऊपर एक नुक्ता हो तो वो नून हर्फ होगा। और अगर इस तरीके से हो वो नून होगा। मतलब यही समझ लीजिए, अगर कोई आदमी बा लिखना चाह रहा है तो नीचे एक नुक्ता दे दे तो बा हो जाएगा, अगर नून लिखना चाह रहा है तो लकीर बनाए ऊपर में एक नुक्ता दे दे तो वो नून हो जाएगा। हम बात करें वाव की, तो वाव भी एक ऐसा हर्फ है जिसके आगे कोई हर्फ नहीं जुड़ सकता है, लेकिन इससे पहले वर्ड हर्फ जुड़ा हुआ होता है। जैसे वाव है, तो कोई वाहिद लिखना चाहता है, कोई वाहिद लिखना चाहता है तो उससे पहले आप चाहें कि उसमें अलिफ को जोड़ दें तो जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? मैंने आपको समझा दिया। ये उर्दू का रूल है, नियम है, कौन हर्फ को कैसे पढ़ना है ये हम नहीं ये करेंगे, हम नहीं इसका फैसला करेंगे, माहिरीन ने इनको अपने से तरतीब दिया है। जैसे हमने मिलो लिखा था, उससे लाम से पहले वाव आ गया, तो मतलब आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वाव के पहले कोई भी हर्फ जुड़ सकता है, लेकिन उसके बाद कोई भी हर्फ नहीं जुड़ सकता है। अब बात करें हा की, तो हा के बारे में आपको मैं बता दूं कि हा के नीचे भी एक सोसा दे दें और इसे इस तरीके से लिख दें तो ये हा हो जाएगा। और इस तरीके से भी कर दें ये हा हो जाएगा। और इसका एक और शेप है बह, ये बे और हे एक साथ लिखा हुआ है तो ये बह। अगर किसी को बिहार लिखना है, क्योंकि हम सब बिहार के स्टूडेंट हैं तो हमें तो बिहार लिखना है, इस तरीके से लिखेंगे। ये हा का एक इस्तेमाल ये ऐसा भी होता है, और उसके नीचे ये इस तरह का कोई निशानदही करना पड़ता है ताकि पता चले कि ये एक हा लेटर है। तो हम बात करें हे एक और तरह का है, दो चश्मी है, दो चश्मी है। इस हर्फ का भी इस्तेमाल उर्दू में बहुत जगह होता है। इस हर्फ में, ये हर्फ ऐसा हर्फ है जो उर्दू के इसमें से 14 हर्फ निकल जाता है, जिसको जोड़ने पर कुछ एक अलग ही लेटर का निर्माण होता है, अलग ही लेटर बन जाता है, जिसे मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी समझाऊं। अब बात करें हमज़ा की, तो हमज़ा एक ऐसा वर्ड है जो अलिफ के ऊपर भी आ सकता है, वाव के ऊपर भी आ सकता है और या के ऊपर भी आ सकता है। कोई आदमी अगर अलिफ के ऊपर हमज़ा दे दे तो ये अलिफ नहीं रहेगा, ये हमज़ा बन जाएगा। और कोई आदमी वाव के ऊपर हमज़ा दे दे, ये वाव नहीं रहेगा, ये हमज़ा बन जाएगा। इनका पढ़ने का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, मैं उसे जब आपको किताबें पढ़ाऊँगा तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपको बताता रहूँगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं या लिखता हूँ तो या के ऊपर अगर इस तरीके का निशान देंगे। हमज़ा का एक और भी लिखने का एक और भी अंदाज़ है। जैसे हमने अभी देखा कि हमज़ा को कैसे लिखा, हमने देखा कि हमज़ा को इस तरीके से लिखा, लेकिन हमज़ा को इस तरीके से भी लिखते हैं।
ये बात भी आपको जहन में रखना होगा। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इस वीडियो को एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। इंशाअल्लाह ज़रूर समझ में आएगा आपको। अब बात करें हम या की। या एक ऐसा लेटर है जो ठीक उसी तरीके से हम बा, बे, पे, ते इस सब के पास चले जाएं। मतलब यही कि अगर हम इस तरीके का निशानदही कर दें और इसके नीचे 2 नुक्ता दे दें, 2 नुक्ता दे देंगे तो वो या बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि या बन गया। और ठीक उसी तरीके से अगर आप इसके इस तरीके से सोसा देंगे और इसके नीचे आप 2 नुक्ता देंगे तो ये भी या बन जाएगा। और आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी ये बातें कि ये या को कैसे लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से इस या के बारे में यही राय है। मैं आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में मैं आपको इससे ही बेहतर समझाऊं। दोस्तों, अगर बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ़ हो रही होगी कि अब्दुल वाहिद भाई जल्दी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जिसे अलिफ से लेकर या तक के हर्फ को भी पहचानना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वो भी साथी कुछ सीख जाए। 2 से 4 वीडियो 5 वीडियो में मैं इन सभी बातों को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं किताब पर भी आऊँगा और मैं क्लास 10th और 12th के किताब 10th का 2 किताब है, रोशनी और दरख्शां, मैं इनको भी बेहतरीन अंदाज से पढ़ाऊँगा। और 12th का एक किताब है कहकशां, मैं इसको भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट को बेहतरीन अंदाज से पढ़ाऊँगा। मैं अब आप लोग मेरे वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियोस को लाइक करें या कमेंट करें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप मेरे वीडियोस को दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि जो बच्चे आपके बगल वाले नहीं जानते हैं कोई हर्फ को पहचानना, तो वो आपकी वजह से पहचान सकें, आप भी कुछ नेकियां कमा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा आदमी सीख जाए। इंशाअल्लाह अगले वीडियोस में मिलूँगा।